नमस्कार साथियों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी, जिसमें क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान में देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी और हमारा आवास हम ये पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से हम ज्योग्राफी आज से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के सारे एक एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाएंगे, प्रतिदिन एक वीडियो बनाएंगे। तो आज सबसे पहले ज्योग्राफी के जो पहला चैप्टर है, आज पहले एक बार हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। तो क्लास 6 में जो हम विषय क्लास 6 के जो ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है, उसमें हम निम्न अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला अध्याय जो रहेगा, पहला अध्याय क्या है? सौरमंडल और पृथ्वी है। दूसरा है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा पृथ्वी की गतियाँ। चौथा है मानचित्र। पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठवां है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। इसके बाद सातवां रहेगा भारत देश हमारा। आठवां है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हालांकि ये नई वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं दिया है, तो फिलहाल हम एक वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। तो टाइम को बगैर ख़राब करते हुए आइए चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जो चैप्टर 1 है, इसमें हम एनसीईआरटी में मेन चीज़ें जो दी गई हैं उसी पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कम से कम टाइम में पूरी वीडियो की ताकि कंप्लीट कर सके। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। मतलब पृथ्वी सौरमंडल में उसका किस प्रकार से है, उसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब किस तरह से चमकते हैं? चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। मतलब जो तारे हैं उसी के बारे में बात किया गया है। जो तारे आसमान में हमें दिखाई देते हैं उसी के बारे में बात किया गया है कि उस किस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो यानी कि पूर्णिमा रात कौन सी होती है? जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है वो पूर्णिमा वाली रात होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। जी, इसके कहने का तात्पर्य यही है कि जो सूर्य के अधिक प्रकाश के कारण जो छोटी मोटी चमकने वाली चीज़ है वो कहाँ से दिखाई देंगी दिन में? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं जो आसमान में चमकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये भी ध्यान देना है, तारा किसे कहते हैं? जो अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ केस दिया है, कुछ करके सीखें। चलिए, ये तो सीखने की है कि किस प्रकार से दिखाई देता है। अब देखिए, ये तारा दिखाया है इसमें, और उसके बाद उसके बारे में बताया है। देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। स्माइल बियर या सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। इसमें सप्तऋषि में जो बताया गया है, इसमें इसके कहने का तात्पर्य है, जान सकते हैं कि जो सप्तऋषि तारा है उसकी एक स्थिति निश्चित होती है। तो उस स्थिति, जब किसी की स्थिति निश्चित है तो उसके अनुसार ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे कौन है। एक बार यहाँ से देखते हैं। हाँ, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा है हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं। मतलब जो सप्तऋषि है उसका स्थान एक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं अन्य तारों की, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों की ओर इंगित करेगी। अर्थात यहाँ से ये कह रहा है कि जो तारे हैं यहाँ से सीधे यहाँ से मिलाते हुए इस सप्तऋषि वाले को हैं, तो यहाँ से जब सीधी खींचेंगे तो ये ध्रुव तारा नजर आएगा। इसके कहने का मतलब यही है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब इस बात को ध्यान रखना है कि ग्रह किसे कहते हैं, जिनमें खुद का अपना एक तरह से प्रकाश नहीं होता है। अभी ये बातें आगे चल के अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ग्रह किसे कहते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें ऊष्मा प्रकाश एवं ऊष्मा जिसमें नहीं होती, वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा से प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस
पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हाँ भाई, ग्रह है क्योंकि इसका न तो अपना उष्मा है न तो प्रकाश है। ये किसके प्रकाश से चमकती है या दिखाई देती है? सूर्य के प्रकाश से। अगर सूर्य न निकले तो पृथ्वी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पता नहीं कितनी बर्फें यहाँ पे जम जाएंगी, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि आगे दिया है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, मैप इनका दिया हुआ है, इनको जरा समझते हैं थोड़ा सा। ये उल्टा है, इसको सही से करते हैं, एक सेकंड। इसमें हम देखेंगे कि एक बार पूरा दिखाया गया। इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में ये दिखाएंगे कि इसमें ये दिखाया गया है कि सूर्य से बढ़ते क्रम में दूरी कौन से है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये दिया गया है, जिसे बोलेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इस प्रकार से बोलेंगे। अब इसको एक बार इसे हम देख लेते हैं। इनका जो डिटेल है, क्रम है, कैसे है, परिभ्रमण का समय कैसे, उसको देखेंगे एक बार। इसमें जो बताया गया है कि जो ये स्टार्टिंग के ये 4 होते हैं, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है और इनको बाह्य ग्रह बोला जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें बताया गया है कि कौन सा, जो सूर्य के सभी चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह कितने दिन में लगाता है। जैसे दिया है बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन एवं 95 दिन करता है। 88 अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। इसमें एक चीज़ ये स्पष्ट करना है कि जो परिक्रमण लिखा है, ये 88 दिन परिक्रमण लिखा है, इसके तात्पर्य है कि सूर्य के चारों ओर घूमना। और अपने अक्ष पर जो लिखा है कि अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है, अक्ष पर एक चक्कर 56 दिन में लगाता है। मतलब जैसे जैसे लट्टू होता है घुमाने वाला, अपने अक्ष पर वो 59 दिन में घूम पाता है। वहीं पृथ्वी, वही जो है बुध सूर्य के चारों दिन 28 दिन में घूमता, 88 दिन में घूमता है। जैसे हम ले लेते हैं पृथ्वी का, तो पृथ्वी सबको पता है 365 दिन एक चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, लेकिन अपने अक्ष पर एक ही दिन में घूम जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो इसमें सारी चीज़ें दिखाया गया। जैसे सूर्य के चारों ओर मंगल जो है 387 दिन, वहीं पर बृहस्पति जो है 11 साल 11 महीने लगाता है, लगभग 12 साल के। उसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों का यहाँ पे सब दिया गया है। परिक्रमण एंड घूर्णन। परिक्रमण का मतलब ये हुआ कि जो चारों ओर से घूमना, जैसे दौड़ का चक्कर होता है, और वहीं पे घूर्णन मतलब हुआ अपने अक्ष पे घूमना, जैसे लट्टू घूमता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला पेज है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कई चंद्रमा, जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, वही जो है सब ग्रहों के पास अपनी अपनी चंद्रमा है। जैसे हम अगर पीछे चलें और यहाँ पे देखें, थोड़ा सा आपको उल्टा दिखेगा। जैसे देखिए बृहस्पति के पास आप देखेंगे तो इनके पास चंद्रमा की संख्या कितनी है? 16 चंद्रमा की संख्या है। वहीं पे शनि के पास देखेंगे तो इसके पास चंद्रमा की संख्या 30 दिया है, कहीं कहाँ इसको 53 तक मिलता है। तो ये अलग अलग ग्रहों की अपनी अपनी चंद्रमा। पृथ्वी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चंद्रमा है। हाँ, हमारी पृथ्वी के समान, हाँ ये देख चुके हैं, उनमें से के पास चंद्रमा है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है।
अब देखते हैं इन ग्रहों के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में देखते हैं, जो कि अभी लंबा है, ताकि कम से कम वीडियो में जल्दी से चैप्टर खत्म हो जाए। अभी जो है 3 पेज बचा हुआ है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रहों की बात करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ये कुछ ट्रिक दिया है इसको याद करने की, इसको आप देख लीजिएगा अगर याद करना है, नहीं याद है तो। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब जो उनकी जैसे सर्कल है जो चल बनाने का, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए बुध का ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो जो अगला होगा, जैसे बुध, अब सूर्य के चारों ओर से मान लीजिए बुध है तो अपने इसी पे चक्कर लगाएगा। सूर्य अपना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो सब इसी पे अपना चक्कर लगाएंगे। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए घूम रहा है तो इधर इसमें आके टक्कर मार दे, इसको इसमें मार दे, ऐसा नहीं है। सब अपने ही सीरियल मारते हैं। आपने 9वां ग्रह सुना होगा कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यम था, जो इसीलिए उसे बाहर किया गया। उसे बताया जाता था कि वो अन्य ग्रहों से टकराता था, मतलब उसका चलने का जो सिस्टम सही नहीं था, कुछ इस प्रकार से था। कहाँ पहुँचे थे, हाँ, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते, अच्छा ये हो चुका था। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार, हाँ ये बात भी सही है, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, वे फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, मतलब जो घूमते हैं वो कक्षा कहलाते हैं कि अपनी कक्षा में घूमते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जी पहला ग्रह वही है, तो बुध सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन हम देख चुके हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ये अभी जो हमने बात किया था। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी की सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, पहला कौन है, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, ये तीसरा नंबर है, पृथ्वी तीसरा नंबर है। तीसरा ग्रह आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है ध्रुवों के पास, अभी आगे दिखाएंगे। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही। जितने ग्रह हैं आपको पता है, सब सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये तो हुई बातें पृथ्वी की। अब हम बात करेंगे किसकी, चंद्रमा की। पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। आप जानते हैं पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से एवं सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इधर कुछ दिया गया क्या रोचक तथ्य, यहाँ ये दिया है। पहले व्यक्ति जो जाने वाले थे,
नील आर्मस्ट्रांग थे, ये पहले व्यक्ति जाने वाले थे। और इधर क्या दिया है, यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी हुई है इधर से, ये साइड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सैटेलाइट के दिए, इसको थोड़ा बता ही देते हैं, नहीं इसको छोड़ते हैं क्योंकि लंबा वीडियो नहीं करना है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा की अब बात कर रहे हैं ना, हाँ यहाँ से चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन पूरा करता है, यानी कि पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न ही वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग को कहते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए थे। वो उसमें दिखाया गया था, जैसे थोड़ा भी पीछे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये सारा ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे वायु में कोई तेज अगर ज़्यादा घस के चलेगी तो क्या हो जाएगी? गर्म होने से, आग लगने से जल जाती। वही बात। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब यही हाल होता है कहाँ? चंद्रमा पर। चूँकि वहाँ शून्य ग्रेविटी है तो वहाँ पे कोई चीज़ गिरता है तो कितना धंसता होगा, अपन मान लगाइए सीधे एकदम। जिस प्रकार से हम लोग कोई बड़ा सा पत्थर पानी में डालें तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा पर अगर कोई उल्कापिंड गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की सतह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रणाली की लाखों, देखिए इसमें ये बता रहा है कि जैसे हमारा एक सूर्य है, तो अगर ये देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो असंख्य सूर्य होंगे। कुछ इस यही बातें समझा रहा है, मोटा मोटा समझिए कि जो सूर्य है वो इतने ज़्यादा हैं, जिसमें जो हमारा सूर्य है कोई एक सूर्य है, कुछ इस तरह से बात कर रहा है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये कुछ इसका प्रयोग दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। बस यहीं से हमारा ये चैप्टर आज से ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन हम जो है इसका अगला चैप्टर लेके आएंगे। इसकी बारी बारी से हम सारे चैप्टरों को देखेंगे। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।